हेलो बच्चों, कैसे हो सब। कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में ही सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो हमने देखो 3 टर्म डिस्कस की बेटा। एक तो फर्स्ट आई थी सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेकंड इसी हम डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस से इंडक्टेंस क्या होता है, और फिर एक नई टर्म आई थी इंडक्टर। नई टर्म आई थी हमारी इंडक्टर। तो इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर आया था, तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस हमने वहीं पे इसको डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था। ये जो कैपेसिटेंस तो होती है वो उस डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है। किस डिवाइस की प्रॉपर्टी? जो चार्ज को स्टोर करता है, और उस डिवाइस का क्या नाम है? कैपेसिटर। ऐसे ही हमने 2 टर्म पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता था? डिवाइस, और रेजिस्टेंस क्या होती थी बेटा? उसकी प्रॉपर्टी। ऐसे ही यहाँ पे 2 टर्म है। इंडक्टर, इंडक्टर क्या है? एक डिवाइस है, और इंडक्टेंस क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के कारण हमने क्या फाइंड आउट किया था कि इसकी किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी जो करंट के चेंज होने के कारण ईएमएफ को इंड्यूस करती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। तो अगर क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन है भाई तीनों टर्म में क्या डिफरेंस, तो सिंपली बता सकते हैं ये डिवाइस है, ये उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है, और ये क्या है? इन प्रॉपर्टी से लिंक्ड एक फिनोमिना है। इन प्रॉपर्टी से लिंक्ड एक फिनोमिना है। तो जो इंडक्टर पढ़ेंगे हम किसमें पढ़ेंगे बेटा? ईएमआई या मैग्नेटिज्म। ठीक है, और इंडक्टर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। कितनी करता है वो नेक्स्ट चैप्टर में इसका जो डेरिवेशन आएगा उसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो 11th क्लास में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में मैकेनिक्स में एक टॉपिक आया था इनर्शिया, जो मास के ऊपर डिपेंड करता था। जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण वो अपनी जो स्टेट होती है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं कर सकता। चेंज करना पड़ेगा तो क्या करते हैं हम? फोर्स अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम इसके साथ डील करते हैं सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, वो भी क्या है? एक टाइप का इनर्शिया है, और उस इनर्शिया को क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। The other name of the self induction is also known as the electrical inertia। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कल हमने बेटा 2 सर्किट पढ़े थे। एक हमने बैटरी लगाई थी, यहाँ पे की अप्लाई की थी। कल हमने 2 सर्किट पढ़े थे। ठीक है, तो जैसे हम इस की को टैप करते हैं, ऑन करते हैं, तो यहाँ से करंट क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। करंट क्या होता है? इंक्रीज। जैसे करंट इंक्रीज होगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स मींस इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस के कारण करंट बनता है। जो इसकी करंट क्या करता है? इसके फ्लो का अपोज करता है, और इस करंट को क्या नाम दिया था हमने? इंड्यूस्ड करंट। इस करंट को क्या नाम दिया था हमने? इंड्यूस्ड करंट। इसके चेंज का अपोज करता है। ऐसे ही अगर हम इसको ऑफ करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज का मीनिंग क्या? मैक्सिमम से लेके 0, तो हम इसको डिक्रीज मानते हैं। तो इस डिक्रीज इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका क्या करता था? सपोर्ट करता था। अब इसका अपोज कर रहा है, अब इसका क्या कर रहा है? अपोज। लेकिन करंट के इंक्रीज होने का क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो इसको क्या नाम दिया हमने? इंड्यूस्ड करंट। इंक्रीज होता है तो इंक्रीज नहीं होने दे रहा, डिक्रीज होता है डिक्रीज नहीं होने दे रहा। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेल्फ इंडक्शन? इंडक्टेंस। तो क्या बोलेंगे बेटा हम? इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। आज इसी के बेसिस पे हम नया टॉपिक लेके आए हैं। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। क्या फॉर्मूला आया था? फाई इज इक्वल टू एल आई, और एल की वैल्यू कितनी आई थी? 5 है। और हमने बताया था जो एल है डज नॉट डिपेंड अपॉन द फाई एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द आई, इट विल डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता था? ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के ऊपर क्या करता था बेटा? डिपेंड करता था। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आज इसी ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी 2 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का नाम लिखा मैंने प्लेन कॉइल, और दूसरे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे सोलेनोइड, तो उनमें जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो कौन कौन से ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सिमिलर है या अलग अलग, उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, वैसे मैंने बता दिया था भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके बाद एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स में आ जाएगा, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो उन्हीं को समझने के लिए, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के जो डिपेंडेंस है एल के ऊपर, उनको समझने के लिए दो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, एक तो प्लेन कोइल का और एक सोलेनोइड का। तो सबसे पहले टॉपिक का मैंने नाम लिखा था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कोइल। तो इनिशियली लेट अस कंसीडर अ प्लेन कोइल in which current I is flow and R be the radius of the plane coil, ठीक है। दिस इज कंसिडरेशन मान ली, और हमने लिखा लेट n क्या मान ली बेटा हमने, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्लेन कोइल। एक प्लेन कोइल में हमने नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लिए, कैपिटल N। अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है मैग्नेटिज्म में, किसी भी सर्कुलर कोइल और प्लेन कोइल है उसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अगर करंट आई फ्लो करेगा। तो हमने क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर के ऊपर कितने हैं, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R। दिस रिजल्ट इज ऑलरेडी डिस्कस इन द मैग्नेटिज्म। इसको हम बेटा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिज्म। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आई सेंटर के ऊपर, इसकी डायरेक्शन की बात तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा, इनवर्ड, इनसाइड द कोइल, कोइल के अंदर कैसे आएगी, इनसाइड इनवर्ड, और बाहर कैसे आएगी, आउटवर्ड। हमने निकालना क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इस कोइल के साथ कितना लिंक्ड है, ठीक है, और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी उसको हम डिस्कस करेंगे आज ओनली, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कोइल। इस कोइल के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा, here थीटा बी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो एरिया की दो पॉसिबल डायरेक्शन, या तो इनवर्ड होगी या क्या होगी, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन हम एरिया वेक्टर को अगर कंसीडर करेंगे तो थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 0। तो फाई कितना आ जाएगा, बी है। लेकिन हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में लिख रखा है कंसीडरेशन में एन बी है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट फाई इज इक्वल टू n म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2R, here A be the area of the coil which is equal to pi r square। तो यहाँ पे पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, सिंगल आर से सिंगल आर कैंसिल, वी गेट फाई इज इक्वल टू म्यू पाई n इंटू में कितना आ जाएगा, n स्क्वायर, क्या बच गया I, और क्या बच गया ऊपर R डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाले, लेकिन हमें निकालना क्या है, इस प्लेन कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए निकालनी है, L की वैल्यू। अब क्या लिखेंगे, बट जो फाई होता है वो इसके बराबर भी होता है, बट फाई इज इक्वल टू Li। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए प्लेन कोइल, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए प्लेन कोइल ड्यू टू दिस करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। जो इस प्लेन की जो भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के कारण हमारे पास जो फ्लक्स आया वो कितना है, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई n स्क्वायर आई आर डिवाइडेड बाई 2। और जो ये फ्लक्स है वो किस टर्म में बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वी गेट कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा, दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट सेम, राइट हैंड पार्ट को इक्वल टू करेंगे, कितना मिलेगा, Li इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई n स्क्वायर आई आर डिवाइडेड बाई 2। आई से आई कैंसिल, तो यहाँ पे जो L कितना आ जाएगा, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कोइल। अब आप देख सकते हो जो सेल्फ इंडक्टेंस है किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर हम नेचर को चेंज करेंगे, इसके अंदर कोई भी और दूसरा मटेरियल फिल करेंगे, ठीक है, हवा जो एयर है, एयर को निकाले कोई भी हम दूसरा मेटेलिक सब्सटेंस पुट कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और किस कैसे चेंज होगी, देखो म्यू क्या होता है आपके पास,
म्यू आर क्या था, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू नोट, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोट इंटू में म्यू आर, तो म्यू आर टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक तो किसी ऊपर डिपेंड करेगा, जो वेरिएबल फैक्टर्स उसको डिस्कस करेंगे, जो वेरिएबल फैक्टर्स है। अब ये फैक्ट चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी चेंज हो सकती है, यस चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर और कोई दूसरा मटेरियल फिल करेंगे, मीडियम को चेंज करेंगे, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। सेकंड फैक्टर क्या है, देखो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो n के स्क्वायर के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम L इसमें जो कॉइल है इसकी रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल विल बी डिपेंड। हमने यहाँ पे लिखा था ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स क्या है, तो नंबर याद याद रेडियस आगे क्या गया पे, नंबर ऑफ टर्न्स। ये इसको की क्या इंडिकेट करेगी, डिपेंड करेगा मीडियम, ठीक है, क्या डिपेंड करेगा मीडियम। अगर मीडियम को रिप्लेस करेंगे वैक्यूम की जगह पे अगर कोई भी दूसरा मीडियम पुट करेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी इस फैक्टर से फाइंड आउट करते हैं, तो म्यू कितना आ जाएगा, म्यू नोट टाइम्स ऑफ म्यू आर, तो इधर पुट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे म्यू आर से, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल। सिमिलरली अब हम सोलेनोइड, देखो सोलेनोइड में क्या करेंगे, ओनली सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी, क्या फॉर्मूला आता था, V इज इक्वल टू म्यू नोट NI, उसको पुट करेंगे, सेम हमारे पास प्रोसेस है। इसमें क्या है, म्यू नोट NI अपॉन में 2 आती है, उसमें क्या होता है, V इज इक्वल टू म्यू नोट NI, ठीक है, सेम कांसेप्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। एक सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का, ये बोर्ड एग्जाम में बेटा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है, प्लेन कॉइल का इंपॉर्टेंट नहीं है, सोलेनोइड का बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं भी सोलेनोइड में अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उस बिहाफ पे इंडक्टेंस की वैल्यू के पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसमें भी इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर सोलेनोइड की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो एल की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है सोलेनोइड का। तो प्लेन कॉइल का कितना है, L इज इक्वल टू म्यू नोट पाई n स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे हम सोलेनोइड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। लेट अस कंसीडर a solenoid having length L in which current I is flow, in which current I is flow। I क्या मान लिया हमने, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। L क्या मान लिया हमने, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, L भी द लेंथ ऑफ सोलेनोइड, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम नंबर ऑफ टर्न से करेंगे, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब स्मॉल एन क्या बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एल के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल का यहाँ पे नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू म्यू नोट NI, पढ़ चुके हैं। और क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा, म्यू नोट कैपिटल N डिवाइडेड बाय L इनटू मी I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस रिजल्ट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो हमने एम्पियर सर्किट लॉ से फाइंड आउट किया था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, अब हम फाइंड आउट करेंगे इस सोलेनोइड में जो n नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, ये n नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रहे हैं, इन n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना फ्लक्स लिंक होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट नहीं करेंगे, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस सोलेनोइड, लिंक विद दिस सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में B, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में B। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा थीटा, उसको भी हमने जीरो कंसीडर कर लिया है, NBA cos जीरो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू n एज इट इज, B की वैल्यू पुट करेंगे म्यू नोट NI डिवाइडेड बाई L इनटू में A। आप A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर टर्म में लिख सकते हैं एज इट इज, या आप A को भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, फाई इज इक्वल टू म्यू नोट n स्क्वायर I A डिवाइडेड बाई L। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द
सोलेनोइड, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड। अब क्या लिखेंगे बट मैं हमने कल पढ़ा था जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एल की फॉर्म में कैसे आता है, तो क्या लिखेंगे बट फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंडक्टेंस के टर्म में कितना आता है, फाई इज इक्वल टू एल आई। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जब हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, वी गेट एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाई एल। आई से आई कैंसिल, इधर से एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। अब यहाँ पे अगर एन की वैल्यू पुट करेंगे क्या लिखेंगे, हमें पता है जो एन है वो क्या होता है एन बाई एल। तो कैपिटल एन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे क्या मिलता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, स्मॉल एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, सिंगल एल तो सिंगल एल कैंसिल, तो बेटा एल कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू में म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू में। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। ये फॉर्मूला भी हम और ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या सेम है। अगर हम इसको कैपिटल एन की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो एल है वो बेटा किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एल डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अगर इसके अंदर नेक्स्ट हमने मान लिया कि यार इसके अंदर कोई मटेरियल या सॉफ्ट आयरन रोड इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी हमने आयरन रोड इंसर्ट कर दे तो इसका जो रिलेटिव मैग्नेटिक मटेरियल है वो कितना देगा, क्या मिलेगा हमें, म्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू बाई म्यू नोट। तो म्यू कितना आ जाएगा इसका, म्यू आर टाइम्स ऑफ द म्यू नोट। इसका जो नया फॉर्मूला है कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए, एन स्क्वायर एल ए। अगर मीडियम को चेंज करेंगे ठीक है तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी चेंज होगी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी चेंज होती है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। इससे फिर सेम नंबर ऑफ टर्न्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे तो एल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो उस यहाँ पे एल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आज बेटा आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, आज हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कंप्लीट हो गया है। जो लास्ट वीडियो होगा इस EMI का ठीक है इन कल अपलोड हो गया, परसों अपलोड होगा, उसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर EMI खत्म हो जाएगा। NCERT क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके भी आप भी इनसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हो तो साथ साथ पूछ लेना। थैंक यू।